साथियों नमस्कार, मैं इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार एनालिटिकल स्टडी की इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी पढ़ने वाले हैं। साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एई और जेई एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों इस सब्जेक्ट में कुल हम लोग 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे वन बाय वन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक डिजाइन कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो डिजाइन के कंसेप्ट में जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और साथियों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवीजन क्लासेस हैं। इसमें हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसी को कंसिडर करेंगे, जिससे कम समय में आप चीजों को रिविजन कर पाएं और एग्जाम में आसानी से बैठ पाएं। इसके बाद हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखेंगे, उसके बाद लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड देख लेंगे, डिजाइन ऑफ बीम देखेंगे, उसके बाद स्लैब देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीयर देख लेंगे, बॉन्ड देख लेंगे, इंक्रोच देख लेंगे एक चैप्टर में। उसके बाद हम लोग कॉलम और फुटिंग्स देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रीस्ट्रेस कंक्रीट को पढ़ेंगे। साथियों शुरू करते हैं कि आरसीसी कहते किसे हैं। आरसीसी जो होता है यह एक कंपोजिट मटेरियल होता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि आरसीसी किस तरह का मटेरियल है। यह एक कंपोजिट मटेरियल है। आरसीसी जो होता है ये सीमेंट, कंक्रीट और स्टील रिइंफोर्समेंट से मिलकर बना होता है। कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को मिला करके जो हम मटेरियल तैयार करते हैं, जो स्लरी फार्म होती है वो सीमेंट कंक्रीट होती है। उसी में यदि हम स्टील का रिइंफोर्समेंट कर देते हैं तो जो मटेरियल ओवरऑल फार्म होता है उसको हम रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट करते हैं। साथ ही इसमें जो स्टील का रिइंफोर्समेंट होता है, जब हमारी सीमेंट कंक्रीट पूरी तरीके से सेटल हो जाती है तो ये एक दूसरे से परफेक्ट बॉन्ड में होते हैं। जो स्टील रहेगा और जो इसके अगल बगल जो कंक्रीट रहेगी, वो दोनों के जो बीच बॉन्ड होंगे वो परफेक्ट होगा। साथियों स्टील रिइंफोर्समेंट की जरूरत क्यों होती है कंक्रीट में? इसका रीजन मुख्य रूप से कि ये होता है कि जो कंक्रीट होती है वो हमारी टेंशन में बहुत ही कमजोर होती है। कंक्रीट जो होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अधिक होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसकी अच्छी खासी होती है, बट इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% के आसपास होती है। तो ये लगभग 1/10 है। तो इस वजह से इसमें टेंशन बियर करने के लिए हम स्टील रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। साथियों हम स्टील ही क्यों यूज करते हैं रिइंफोर्समेंट के लिए? स्टील ही क्यों यूज करते हैं? इसके कुछ महत्वपूर्ण रीजंस हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टील होती है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हाई होती है, और जो कंक्रीट के साथ इसका जो बॉन्ड होता है बेहतर होता है। इससे फायदा ये क्या होगा कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होगा, तो हमारी जो कंक्रीट होगी और जो हमारी स्टील होगी, दोनों इलांगेशन और कंट्रैक्शन लगभग बराबर होगा। अगर उसके थर्मल कोफिशिएंट बराबर है तो उसमें जो क्रैक्स जनरेट होने के, शियर जनरेट होने के चांसेस कम होंगे। इसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट का सेम होता है, ये भी एक रीजन है। और जो स्टील होती है वो डक्टाइल इन नेचर होता है। डक्टाइल इन नेचर का मतलब ये होता है कि ये फेल्योर से पहले ये वार्निंग हमको देगा। वार्निंग का मतलब है जैसे कि एक स्लैब हो गई, अब इस पे अगर हम लोड लगाएंगे तो फेल होने से पहले, अगर डक्टाइल ये है तो फेल होने से पहले ये थोड़ी सी सैग करेगी, थोड़ी सी सैगिंग होगी इसमें। तो जब छत थोड़ी सी सैग कर जाएगी तो हमको वार्निंग मिल जाएगी कि छत या तो फ्यूचर में कोलैप्स कर सकती है, कुछ कर सकती है, उसको हम इजी वे में उस घर को हम इवैक्यूएट कर लेंगे। तो ये फेल्योर से पहले हमको एक वार्निंग देती है। इसके बाद देखते हैं इसमें जो एक और महत्वपूर्ण रीजन है, ये इजिली अवेलेबल होता है और इकोनॉमिकल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्री है हमारी कोयल में रिसोर्स काफ़ी है कोयले की। तो हम देखेंगे जो हमारे स्टील के प्लांट्स हैं वो कोयला वाले क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि आप उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, भिलाई प्लांट चाहे समझ लीजिए, चाहे जमशेदपुर प्लांट देख लीजिए, चाहे राउरकेला देख लीजिए या दुर्गापुर देख लीजिए, उसी रीजन में है। तो हमारे यहाँ कोल की बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। तो इससे क्या होता है कि जो इसकी कास्ट हो जाती है कम हो जाती है और ये इजीली अवेलेबल होता है हमारे यहाँ, तो हम इसको इजी वे में इस्तेमाल कर लेते हैं।
आरसीसी के कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है आरसीसी के? अब चूंकि ये कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में मजबूत तो है ही है, कंप्रेशन में उसकी स्ट्रेंथ अधिक है ही है, उसमें हमने स्टील का रिइंफोर्समेंट कर दिया, तो अब ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों इसकी हो जाएगी। और ये चूंकि लूज मटेरियल होता है कंक्रीट, तो हम इसको किसी भी शेप में, एनी शेप में, किसी भी शेप में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। इसका बीम, कॉलम, स्लैब, छज्जा, किसी भी तरीके का, जिस तरीके का शेप हम चाहेंगे उस तरीके का डिजाइन बना करके उसको हम मोल्ड कर सकते हैं आसानी से। ये ड्यूरेबल होता है और हायर रेजिस्टेंट होता है। जैसे अगर कोई भी स्ट्रक्चर वुड का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा या इस तरह के मटेरियल का बना होगा जिसमें फायर आसानी से कैच कर सकता है, तो वो जल्दी से जल जाएगा। लेकिन आरसीसी के साथ ऐसा नहीं है, ये ड्यूरेबल होता है प्लस ये फायर रेजिस्टेंट होता है। अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर लंबी स्पैन के लिए बना रहे हैं, जैसे कि लंबे लॉन्ग स्पैन के पुल हैं या कुछ इस तरह लॉन्ग स्पैन की बीम हमको रखनी है, तो उसमें जो आरसीसी अगर हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग स्पैन के लिए, तो ये हमेशा इकोनॉमिकल पड़ता है। इसके साथ साथ आरसीसी का जो मेंटेनेंस होता है कम होता है। किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी स्ट्रक्चर को बना देना तो महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ इसका मेंटेनेंस भी महत्वपूर्ण होता है। तो जिसमें मेंटेनेंस कम होगा उसमें ओवरऑल जो कास्ट निकालेंगे, कास्ट बेनिफिट रेशियो निकालेंगे, तो इसका अधिक आएगा। जिसमें मेंटेनेंस कम होगा, तो ये आरसीसी जो होता है इसमें मेंटेनेंस कम होता है। इसके साथ ये हैवी लोड के लिए सूटेबल होता है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे अधिक लोड आनी है तो आरसीसी का अगर हम यूज करेंगे तो ये बहुत ही सूटेबल होता है अधिक लोड के लिए। जैसे कि हम पेवमेंट बना रहे हैं जिसपे हमारे हैवी लोड स्ट्रक्चर चलते हैं, तो वहां पे भी हम सीसी आरसीसी के पेवमेंट बना सकते हैं। अब साथियों जानते हैं किसी भी चीज के साथ एडवांटेज है तो उसके साथ में डिसएडवांटेज कुछ तो अवश्य ही होंगी। तो आरसीसी के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे इसका जो सेल्फ वेट होता है वो अधिक होता है। इसका जो सेल्फ वेट होता है हैवी होता है, तो अधिक होता है सेल्फ वेट। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब होती है। इसकी सेल्फ वेट अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको पहले से कास्ट करके कहीं मूव करेंगे तो इसको मूवमेंट में हमको परेशानी होगी। इस वजह से देखते हैं कि जितने भी आरसीसी के काम होते हैं हम उसको इन सिटू कास्ट होता है। कहने का मतलब जहाँ पे काम होता है वहीं पे कास्ट होता है। इस फिगर के माध्यम से देख लीजिए, हम साइड पे जहाँ पे हमको पेमेंट बनाना है वहां पे हमने स्टील का रिइंफोर्समेंट बिछाया है, वहां पे हमने कंक्रीट स्लरी फार्म की, उसको हमने यहाँ पे कास्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि पेमेंट हम बना करके उसको उठा करके यहाँ पे ले आ करके रख रहे हैं, जैसे कि हम ईंट वगैरह को करते हैं कि हम ईंट ले आकर खड़ंजा वगैरह बिछा दिए। हमको सीसी की पेमेंट बनाने हैं तो हम स्टील रिइंफोर्समेंट बिछा करके उस पर कंक्रीट को कास्ट करते हैं। तो चूंकि इसका सेल्फ वेट अधिक होता है इसलिए इसका मूवमेंट आसान नहीं, इसी वजह से इसको हम साइड पे कास्ट करते हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि इसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? किसकी? जैसे अब यही रिइंफोर्समेंट है, ध्यान दीजिए पेमेंट वाले इस फिगर में। अब इसकी रिइंफोर्समेंट जो इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल होगा, किस तरीके से सरिया बांधी जाएगी, कितनी स्पेसिंग होगी, इसके लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। इसको नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब हम कंक्रीट फार्म करेंगे, जब इसमें हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर को मिलाएंगे, तो वहां पे क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है। इस वजह से वहाँ स्किल लेबर की आवश्यकता होती है कि कितना हम वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे, कितना वाटर मिलाएं, जिससे हम अधिक इसकी वर्केबिलिटी अधिक हो जाएगी, या इसमें ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी तो सेग्रीगेशन हो सकता है। या जब हमने कंक्रीट को फार्म कर लिया, उसको हम जब पोर कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं, कितनी ऊंचाई से डालेंगे, ये सब प्रिस्क्राइब्ड है पहले से कि बहुत ऊंचाई से डालेंगे तो सेग्रीगेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा वाटर डाल देंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वाइड्स बहुत हो जाएंगे। इस वजह से स्किल लेबर की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ चूंकि ये हम इसको कास्ट करते हैं तो इसमें क्रैक्स, श्रिंकेज और क्रीप की वजह से क्रैक्स आते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण कुछ इसमें डिसएडवांटेज है। जब हमारी कंक्रीट कास्ट हो जाएगी, सूखेगी, कास्ट हो जाएगी, जब वो उसमें से वाटर इवेपोरेट होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगी, तो श्रिंक करेगी, तो उसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। क्रीप को हम लोग आगे देख लेंगे डिटेल में। साथियों, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है? किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है उस पे वो जो अधिकतम लोड विदाउट फेल्योर बियर कर लेती है,
वही उस मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है। तो कंक्रीट के लिए भी वही चीज होगी, इट्स एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू रजिस्ट द अप्लाइड लोड विदाउट फेल्योर। इसमें महत्वपूर्ण है विदाउट फेल्योर, बिना फेल हुए वो मटेरियल कितना लोड बियर कर ले रहा है, यही उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? इसके अलावा ये 5 चीजों के अलावा और भी चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन मुख्य रूप से ये इन्हीं 5 चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे पहला है सीमेंट कंटेंट, कि हम कंक्रीट जब फार्म कर रहे हैं तो उसमें हम सीमेंट कितना मिला रहे हैं। सीमेंट अगर हम बहुत कम मिलाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं आएगी, बहुत अधिक मिला देंगे तो उसमें क्रैक्स या और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमको ये देखना है कि कितना हम सीमेंट मिलाएं, तो सीमेंट कंटेंट भी इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इसके साथ वाटर सीमेंट रेशियो, कि हम उस कंक्रीट में कितना वाटर मिला रहे हैं और उसके उसके सीमेंट के कंपैरिजन में। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो होगी उसकी कम हो जाएगी। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इसके साथ डिग्री ऑफ कंपैक्शन, मतलब जो हम कंक्रीट फार्म कर लिए, कंक्रीट को हम कास्ट कर रहे हैं, फार्म वर्क में डाल दिए हैं, तो उसमें हम कंपैक्शन कितना अच्छे से कर रहे हैं। जितने अच्छे से कंपैक्शन करेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी अधिक होगी। एक थंब रूल कहता है कि अगर हम हमारा 1% वाइड्स उसमें हैं तो लगभग मान के चलिए कि अराउंड 5% स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो कंपैक्शन महत्वपूर्ण है। अगर हम 5% में उसमें वाइड्स आ गए, कंपैक्शन अच्छे से नहीं किए, तो हमारी लगभग अराउंड 25% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ कंपैक्शन महत्वपूर्ण है उसके स्ट्रेंथ के डिटरमाइन करने में। इसके बाद क्योरिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट हम कास्ट करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ समय के साथ गेन होती है। आगे देख रहे हैं एज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जो होती है स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट होती है, सीमेंट कंक्रीट होता है, वो टाइम के साथ वो स्ट्रेंथ गेन करता है। तो अगर हम क्योरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी कंक्रीट सूख जाएगी। इसको आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में अच्छे से पढ़ेंगे कि जब हम सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ गेन करता है। तो जो वाटर हम शुरुआत में ऐड किए रहते हैं उसी से वो रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है और स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। हम बाहर से जो वाटर अप्लाई करते हैं, क्योरिंग करते हैं, तराई करते हैं, वो मेंटेन इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी जो शुरुआत का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे और एज के साथ, टाइम के साथ कंक्रीट हमारी स्ट्रेंथ प्रॉपर गेन कर ले। क्योंकि साथियों, जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं? इसके लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं, 150 mm साइज का क्यूब टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्टिंग कैसे होती है, इसको आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में जब सीमेंट कंक्रीट पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ा दिया जाएगा। अगर साथियों 150 mm साइज का क्यूब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जो सीमेंट कंक्रीट बनाए हैं उसमें अगर जो एग्रीगेट, जो गिट्टी हम यूज किए हैं, उसकी मैक्सिमम नॉमिनल साइज अगर 20 mm या इससे एबव है तो हम जो क्यूब इस्तेमाल करेंगे 150 mm का इस्तेमाल करेंगे। 20 mm से कम है तो हम 100 mm का क्यूब इस्तेमाल करेंगे। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 3 क्यूब जो हम टेस्ट करेंगे उसका जो एवरेज होगा वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और इसकी जो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है, कोड में प्रोविजन हो, कभी हम लोग कोड पढ़ेंगे IS 456 2000 पढ़ेंगे हम कोड, जब IS 456 2000 पढ़ेंगे कोड तो हम लोग देख लेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होती है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होती है 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर बेस्ड होती है। उसमें इंडिविजुअल जो वेरिएशन होगा वो ±15% जो एवरेज स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। अगर हमने 3 क्यूब को टेस्ट किए, एक की वैल्यू 9 आई, दूसरे की 10 आई और तीसरे की 11 आई, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका जो 15% हम निकालेंगे, 15%, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो इंडिविजुअल जो 3 क्यूब हम टेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू एक की 9 आई थी, एक की 10 आई थी, एक की 11 आई थी, इसका जो होगा एवरेज से, एवरेज कितनी है, ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू 10 है। 10 से इसका जो वेरिएशन होना चाहिए 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ जो 9 और 10 के बीच जो होगा 1 होगा, तो 1 जो है ये लेस देन 1.5 है। 10 के बीच में 0 हो जाएगा, ये भी लेस देन 1.5 है। और यहाँ पे 11 और 10 के बीच देखेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये भी लेस देन 1.5 है, तो ये ठीक है।
साथियों आगे वही है कि अगर मैक्सिमम नॉमिनल साइज कंक्रीट में एग्रीगेट का 20 mm से कम है तो हम जो क्यूब इस्तेमाल करेंगे 100 mm इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करने के साथ ही हम लोग सिलेंडर का टेस्ट भी करते हैं, सिलेंड्रिकल माउंट बना करके उसका टेस्ट करते हैं। उसका जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी डायमीटर हम लोग 15 सेंटीमीटर लेते हैं और इसकी जो हाइट होती है 30 सेंटीमीटर होती है। तो साथियों इसमें जो सिलेंडर किसी कंक्रीट की अगर हम सिलेंडर बना लिए, किसी उसी कंक्रीट की हम लोग अगर 150 mm की क्यूब बना लिए, जो सिलेंडर से जो हम स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे और जो क्यूब से स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे उसमें जो रिलेशन होगा लगभग कि जो सिलेंडर का स्ट्रेंथ होगा वो 0.8 टाइम्स होगा क्यूब की स्ट्रेंथ की। और क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो ये 1.25 सिलेंडर की स्ट्रेंथ की होगी, कुछ नहीं है, ये 1/0.8 करेंगे तो वही 1.25 आएगा क्यूब की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब जो होगी वो हमेशा 150 mm क्यूब से अधिक होगी। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्या हो जा रहा है, जब हम 100 mm का क्यूब टेस्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी 100 mm क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो अधिक आएगी 150 mm क्यूब से। और 150 mm क्यूब की जो वैल्यू आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो सिलेंडर से अधिक आएगी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम में, साथियों ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा कि सिलेंडर वाला अधिक होगा कि 150 mm वाला अधिक होगा, 100 mm वाला अधिक होगा। साथियों जब हम लोग साइट पे काम करते हैं, कास्टिंग कराई जाती है, कंक्रीट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कंक्रीट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग सैंपलिंग करते हैं। तो सैंपलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि कितना कंक्रीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर साइट पे हमारी 1 से 5 मीटर क्यूब कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो सैंपल बनाएंगे, एक सैंपल बनाएंगे। एक सैंपल का मतलब है कि इसमें हम लोग 3 क्यूब बनाएंगे, 3 स्पेसिमेन लेंगे, 3 क्यूब बनाएंगे। 3 क्यूब जो होगा, 3 क्यूब मिला करके एक सैंपल हुआ। अगर कंक्रीट की क्वांटिटी 1 से 5 मीटर क्यूब के अराउंड इस्तेमाल हो रही है, बीच इस्तेमाल हो रही है, तो हम एक सैंपल लेंगे। अगर 6 से 15 के बीच इस्तेमाल हो रही है तो 2 हम लोग सैंपल लेंगे, इट्स मीन 6 क्यूब बनाएंगे। अगर 16 से 30 मीटर क्यूब के बीच हम कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 3 सैंपल लेंगे, मतलब 9 बनाएंगे हम क्यूब। अगर 31 से 50 मीटर क्यूब कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है साइट पे तो हम क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 4 सैंपल लेंगे, मतलब हम लोग 12 इसमें क्यूब बनाएंगे। साथियों अगर 50 मीटर क्यूब से अधिक कंक्रीट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसमें क्राइटेरिया ये हो जाएगा, 4 तो हम ऑलरेडी हम बना ही रहे थे, 4 सैंपल ले ही रहे थे, उसके साथ साथ जितना भी प्रत्येक एडिशनल 50 मीटर क्यूब पे हम एक एक्स्ट्रा सैंपल लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 65 मीटर क्यूब कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग 50 के लिए तो 4 ले ही रहे थे, आगे 50 और के लिए, कहने का मतलब है जो और आगे 15 है उसके लिए हम लोग एक सैंपल और ले लेंगे। तो इसमें कुल हो जाएगा 4 1 5, 5 से गुणा करेंगे 3 से 15, 15 हम लोग क्यूब इसमें बनाएंगे। साथियों कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 8 से 12% के अराउंड होती है। अब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हम लोग क्यूब टेस्ट करके, सिलेंडर टेस्ट करके फाइंड कर लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करने के 3 तरीके हैं। एक तो हम लोग फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। इसके लिए इसका टेस्ट भी आपको बिल्डिंग मटेरियल में अच्छे से जानने को मिल जाएगा। इसमें एक तरह से बीम बना के हम लोग टेस्ट करते हैं, बीम बना के टेस्टिंग होती है लोड दे करके। तो फ्लेक्सुरल टेंशन का मतलब ही है कि ऐसा टेंशन जहाँ पे स्ट्रक्चर पे जब हम लोड दें तो वहाँ पे कर्वेचर फार्म हो। जैसे अगर इस पे हम लोग लोड देंगे तो ये कर्वेचर फार्म करेगा। जब कर्वेचर की वजह से टेंशन आता है, यहाँ पे जो टेंशन आएगा कर्वेचर की वजह से, यहाँ पे टेंशन आएगा, उस टेंशन को फ्लेक्सुरल टेंशन करते हैं और उससे जो इसकी स्ट्रेंथ फाइंड होती है उसको फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। कोड में इसका जो वैल्यू दिया गया कि कितना हमारा वैल्यू आती है, तो इसकी वैल्यू होगी 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ द एफ सी के जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर हमने कंक्रीट पे डायरेक्ट टेंशन लगा दिया, किसी भी स्ट्रक्चर पे कंक्रीट पे अगर हमने डायरेक्ट टेंशन लगा दिया तो इसमें जो क्रैक्स जनरेट होगी जब ये फेल करेगा तो इससे जो स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसे कहते हैं। हम लोग अमूमन इस टेस्ट को नहीं करते हैं क्योंकि इसको टेस्ट करने में कठिनाई होती है,
इसमें स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है। कई सारे रीजन होते हैं जो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट हम नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोग इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। ये स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग कंप्रेशन के थ्रू टेंशन जनरेट करके फाइंड करते हैं। इसमें हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर में हम जो लोड लगाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम सिलेंडर जो बनाते हैं, इसमें हम लोग सिलेंडर जो बनाएंगे, सिलेंडर पे जो लोड लगाएंगे इसके डायामीटर के एलांग लगाएंगे, और वो कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड नहीं लगाते हैं। इसकी वजह से इधर टेंशन जनरेट होगा, तो इसमें जो क्रैक्स होगा, क्रैक्स इस तरीके से आएगा। इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में क्या यूज होता है। इसमें सिलेंडर यूज होता है, सिलेंड्रिकल मॉडल यूज होता है, इसमें ट्यूब इस्तेमाल नहीं होता है। और इसमें जो क्रैक्स जनरेट होता है, क्रैक्स कैसे क्रैक्स जनरेट होगा, वर्टिकल। ये देखिए यहाँ पे जो क्रैक्स जनरेट होगा वो वर्टिकल, क्योंकि हमने कंप्रेशन लोड लगाया तो इधर टेंशन जनरेट होगा इसकी वजह से, तो जो क्रैक्स होगा, क्रैक्स यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो वर्टिकल क्रैक्स जनरेट होते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछेगा क्रैक्स कहाँ जनरेट होगा, वर्टिकल जनरेट होगा। सिलेंडर इसमें इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो स्ट्रेंथ की फार्मूला होता है ये 2p/πdl। इसमें जो p है हम कितना लोड लगा रहे हैं, हम कितना लोड लगाए हैं वो, और डी डायमीटर है, एल जो इसकी है, इसकी जो लेंथ है सिलेंडर की। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है इसको आप लोग ध्यान रखिए, ये हमेशा पूछा जाएगा कि जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, उसके बाद फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, उसके बाद स्प्लिट आती है, फिर डायरेक्ट आती है। क्योंकि डायरेक्ट हम करते हैं नहीं, इसमें स्ट्रेंथ कंक्रीट की बहुत कम आती है, स्प्लिट में उससे अधिक आती है, फ्लेक्चर में उससे ज्यादा आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका सबसे अधिक तो होता ही है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ये कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पे जो वैल्यू आती है वो होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू होती है जिसमें अगर हमने क्यूब को टेस्ट करते हैं 95% जो वैल्यू होती है वो पास होती है, और 5% जो वैल्यू होती है वो फेल करती है। इसका जो कोडल प्रोविजन है, कोडल जो वैल्यू है एफ सी के की, एफ एम -1.65 सिग्मा, सिग्मा जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, एफ एम जो है वो मीन स्ट्रेंथ है, और एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए इधर हमने फ्रीक्वेंसी और इधर स्ट्रेंथ है, तो अगर हमने क्यूब को टेस्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 23 आ गई है, और ये एवरेज वैल्यू है, ये अधिकतम वैल्यू मान लीजिए 29 है। तो जो हमारा एफ सी के होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, जो ये एफ सी के वाली वैल्यू होगी। कहने का मतलब जो ये डिस्टेंस है यही हमारी 1.65 सिग्मा है। तो अगर हमको यहाँ पे पहुंचने के लिए एफ सी के फाइंड करने के लिए ये 0 है, तो एफ एम में से 1.65 सिग्मा घटा देंगे तो हमारी एफ सी के की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू में से, एफ एम में से इतनी 1.65 सिग्मा घटा देंगे तो हमको ये एफ सी के की वैल्यू मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो कोड में प्रोविजन दिया है कंक्रीट के ग्रेड के अकॉर्डिंग। अगर कंक्रीट की ग्रेड M10 से M15 है तो इसकी वैल्यू हम 3.5 लेते हैं। अगर M20 से M25 के बीच है तो इसकी वैल्यू 4 लेते हैं। M30 अगर उससे अधिक है, M35 40 है तो उसकी वैल्यू हम 5 लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंक्रीट की ग्रेड। जो कंक्रीट की ग्रेड होती है तीन तरह से डिफाइंड बेसिकली, हम ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। तो M10 से M20 के बीच जो कंक्रीट होता है उसको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं, और M25 से M60 के बीच जो कंक्रीट होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं। M65 से एबव M100 तक जो कंक्रीट होती है इसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहते हैं। अब इसकी जरूरत के हिसाब से हर एक कंक्रीट इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, कहने का मतलब ये है जैसे कि हम कोई फाउंडेशन जब बनाते हैं तो नीचे मिट्टी से डिटैच करने, फाउंडेशन को, रिइंफोर्समेंट को डिटैच करने के लिए हम जो कंक्रीट डालते हैं उसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसकी जो ग्रेड होती है वो कम होती है क्योंकि वो स्ट्रेंथ के पर्पज से नहीं बनाई जाती है, इसमें रिइंफोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जो मिनिमम ग्रेड है वो M15 है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो मिनिमम ग्रेड है कंक्रीट आरसीसी के लिए क्या है, ये M20 है।
अगर यही पीसीसी के लिए अगर सी वाटर में है, तो M15 की जगह M20 हो जाएगा मिनिमम, और आरसीसी के लिए M30 हो जाएगा। प्री स्ट्रेस में, प्री स्ट्रेस के केस में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करेंगे, प्री टेंशनिंग में M40 हो जाएगी, और पोस्ट टेंशनिंग में M30 मिनिमम ग्रेड है कंक्रीट की। साथियों, जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट को, उसको मिक्सिंग करती हैं, तो उसकी मिक्स दो तरीके से होती है, नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिजाइन मिक्स होता है। तो नॉमिनल मिक्स जो हम लोग स्मॉल स्केल पे, कभी घर का कंस्ट्रक्शन हुआ या छोटा मोटा पेवमेंट बन रहा है, आप गांव में देखते होंगे घर बन रहा है या सड़क बिछाई जा रही है, तो वहां पे जो हम लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं, अगर M20 से कम का ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर लोग नॉमिनल मिक्स करते हैं, जिसमें हम लोग एग्रीगेट की क्वालिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, बस हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मिक्स कर देते हैं। जैसे कि अगर M5 ग्रेड का हमको कंक्रीट बनाना है, तो 1:5:10 का रेशियो है, किस चीज का है? जो पहला है वो सीमेंट का है, दूसरा सैंड है, और लास्ट जो है वो एग्रीगेट है। तो इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर 1 मीटर क्यूब ये मिलाएंगे तो 5 मीटर क्यूब ये, 10 मीटर क्यूब ये। हम 7.5 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो होगा 1:4:8। ये सीधे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि M10 का कंक्रीट है तो जो रेशियो होता है क्या होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, यही 1:5:10, 1:4:8, 1:3:6, 1:2:4। तो इसमें जो सही होगा M10 के लिए 1:3:6 होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिए कि M10 के लिए 1, 2, 4 होगा, M20 के लिए 1, 1.5, 3 होगा। इसमें विशेष ध्यान देने वाली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नॉमिनल मिक्स कहाँ तक परमिटेड है। तो M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होगा वहां तक हम लोग नॉमिनल मिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर M20 के ऊपर, मतलब M25 और एबव अगर हम कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो नॉमिनल मिक्स होता है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, उसके लिए हमें डिजाइन मिक्स करवाना पड़ता है। इसमें हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीगेट, इन सब चीज़ों की क्वालिटी कंसिडर करते हुए डिजाइन करते हैं, इसमें वेट मैचिंग होती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड्स दिए हुए हैं जिसको आप लोग की जरूरत पड़ सकती है, और आप लोग को पढ़ना ही चाहिए इसको। जैसे कि अगर कोर्स और फाइन एग्रीगेट के लिए अगर आपको देखना है, तो आपको IS 383-1970 देखिए, और RCC के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि IS 456-2000 है, इसको आप अवश्य पढ़ें। और डिजाइन लोड के लिए IS 875-1987 है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे यहीं से पूछ लिए जाएंगे, डिजाइन लोड के लिए कौन से IS कोड इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। जो रेड से है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि IS 1343 इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए जो अगर हम इस्तेमाल करते हैं कोड, तो IS 1893 इस्तेमाल करते हैं। और कंक्रीट मिक्स की डिजाइन के लिए हम जो कोड इस्तेमाल करते हैं 10262-1982 यूज करते हैं। साथियों, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो समय के साथ गेन करती है। तो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो वेरियस एजेस, करने का मतलब जब हम कास्ट कर दिए उसके बाद उसके समय के साथ उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है। जैसे हमने कंक्रीट को कास्ट कर दिया तो एक दिन में वो लगभग अपने टोटल स्ट्रेंथ का 16% गेन कर लेती है, 3 दिन में ये 40% गेन कर लेती है, 7 डेज में 65% गेन कर लेती है, 14 दिन में लगभग 90% स्ट्रेंथ पहुंच जाती है, 28 दिन में लगभग 99% अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर की स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। क्वेश्चन कभी कभी यही पूछा जाएगा कि 7 डेज में कितनी स्ट्रेंथ होती है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, 40%, 65%, 90%, 99%। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65%। इसको आप लोग याद रखें। अब हम लोग देख लेते हैं क्रीप ऑफ कंक्रीट। साथियों, क्रीप ऑफ कंक्रीट में 3 चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये टाइम डिपेंडेंट है, दूसरा ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, तीसरी कांस्टेंट लोड। तो क्रीप क्या है? क्रीप एक तरह से परमानेंट डिफॉर्मेशन है जो कांस्टेंट लोड लगा रहता है, अंडर कांस्टेंट लोड, और टाइम के साथ, समय के साथ जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ और परमानेंट नेचर का हुआ और कांस्टेंट लोड पे। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा क्रीप से पूछेगा क्रीप में लोड वेरी करता है, तो ऑप्शन गलत होगा।
क्रीप में जो कांस्टेंट लोड होता है उस पर जो डिफॉर्मेशन हुआ, जो स्ट्रेन आया, वो हम क्रीप कंसिडर करते हैं। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण से देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये हमारा बार है, इसको हमने कंक्रीट बार है, इसको हमने लोड लगा दिया पी। जब पी लोड लगा दिया तो पी लोड लगाएंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा इसमें डिफॉर्मेशन तत्काल हो जाएगा। जो तत्काल डिफॉर्मेशन होगा, मान लीजिए ये डिफॉर्मेशन थोड़ा सा यहाँ तक हो गया, ये इतना डिफॉर्मेशन हुआ यहाँ तक, तो जो ये इतना डिफॉर्मेशन हुआ ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। और लोड इसे लगा रहा, जब लोड ऐसे लगा रहेगा तो मान लीजिए 1 साल बाद कुछ डिफॉर्मेशन और इतना हो गया, तो जो ये डिफॉर्मेशन होगा, यही डिफॉर्मेशन जो होगा क्रीप की वजह से होगा। तो क्रीप जो होता है, जब हम किसी इस पे हमने जब लोड लगाया तो एक डिफॉर्मेशन शुरू में हो गया, इसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। फिगर के माध्यम से हम लोग समझ ले रहे हैं कि जब हमने लोड लगाया इस पे तो जो डिफॉर्मेशन शुरुआत में हो गया, इंस्टेंट डिफॉर्मेशन हो गया, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अगर समय के साथ मान लीजिए 1 साल बाद हम देख रहे हैं इसी को, 1 साल बाद इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा डिफॉर्मेशन और हो गया, तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ इतना, ये डिफॉर्मेशन क्या हो गया, ये क्रीप की वजह से डिफॉर्मेशन हो गया। अब जब हम इस पे से लोड हटा लेंगे, लोड रिमूव कर लेंगे, तो जो इलास्टिक रिकवरी होनी थी, जितना डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो वो रिकवरी हो गई, वो वापस चला आया। इसके बाद कुछ प्लास्टिक रिकवरी होगी, जितना परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें हुआ, तो थोड़ी बहुत रिकवरी उसमें हो जाएगी, प्लास्टिक रिकवरी। उसके बाद एक परमानेंट डिफॉर्मेशन इतना रह ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये शुरू में था यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रीप की वजह से इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट नेचर का डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। अब जो क्रीप होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ देखेंगे क्रीप किस वजह से बढ़ता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्रीप किस वजह से बढ़ता है, किस वजह से घटता है, तो आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि क्रीप किन किन चीजों से बढ़ता है, किन चीजों से घटता है, उसका रिवर्स कर देंगे, आपको याद रहेगा। तो याद करने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखिए कि क्रीप किन किन वजहों से क्रीप की वैल्यू बढ़ रही है। एक तो सीमेंट कंटेंट, यदि सीमेंट कंटेंट हाई होगा तो क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। वाटर सीमेंट यदि हाई हुआ तो क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर एग्रीगेट की वैल्यू कम है, एग्रीगेट की वैल्यू लो है, तब भी क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर उसमें एयर इंट्रेनमेंट हाई है, अधिक है, तब भी क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर एयर इंट्रेनमेंट की वैल्यू कम होगी तो क्रीप की वैल्यू कम भी हो जाएगी। तो आप सिर्फ एक चीज याद रखिए कि कब कब बढ़ जाती है, बढ़ने वाला याद रखेंगे तो घटने वाला अपने आप कर लेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि कम है तो क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर लोडिंग हम अर्ली एज पे कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि हमने कंक्रीट को कास्ट कास्ट किया 7 दिन पे, 28 दिन पे, 1 साल पे। अगर 7 दिन पे लोडिंग करेंगे, मतलब अर्ली लोडिंग कर दिए 28 दिन की तुलना में, तो 7 दिन में जो लोडिंग किए हैं उसमें क्रीप की वैल्यू अधिक होगी। अगर हमारा मेंबर जो जिसपे हम लोड लगा रहे हैं, अगर वो छोटा है, स्मॉल है, उसकी थिकनेस और साइज, साइज और थिकनेस दोनों की बात है। अगर मेंबर छोटा होगा या उसकी थिकनेस कम होगी, तब भी क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो टेम्परेचर अगर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक है, तब भी क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर का लॉस हो जाता है, तो क्रीप अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसमें। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ नहीं है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। तो कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, कंक्रीट में जो स्ट्रेस आया उसका जो स्ट्रेन हुआ उसका रेशियो। तो इसमें 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड किए गए हैं। एक तो पहला इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ये होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ओरिजिन पे हम जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, जो स्लोप ड्रा कर रहे हैं, जो स्लोप होगा वो हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। जैसे कि यहाँ ओरिजिन पे ग्राफ में देखिए, इस ओरिजिन पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, ये टेंजेंट, तो इसका जो स्लोप होगा ये होगा इसका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इसके बाद टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस कुछ नहीं है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो वहां पे जो स्लोप फाइंड होके आएगा वो होगा हमारा टेंजेंट मॉडुलस। जैसे कि हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, तो यहाँ पे जो एक स्लोप बना, ये जो स्लोप बना, इसको हम टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। इसका हम लोग एडवांस एनालिसिस में यूज करते हैं,
नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नॉर्मल जो डिजाइन होता है उसमें हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग सेकेंड मॉडुलस यूज करते हैं, जो कोड में दिया गया है IS 456 में, वो हम लोग सेकेंड मॉडुलस होता है। इसको ये क्या होता है, ये किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रेस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पे, ओरिजिन ओरिजिन से मिलाने पे जो स्लोप फाइंड होता है, जो स्लोप बनता है, ओरिजिन से मिलाने पे जो स्लोप बनता है उसको, जैसे कि हम इसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला रहे हैं, तो जो ये स्लोप बन रहा है, ये स्लोप, यही सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। अब सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फार्मूला दिया हुआ है कोड में, एज पर IS 456/2000, जिसकी वैल्यू होती है 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FC के। कभी कभी यही वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाएगी, 4 ऑप्शन दे करके कि सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी। दे देगा 5000 स्क्वायर रूट FC के, 4000 स्क्वायर रूट FC के, 3000 स्क्वायर रूट FC के, 6000 स्क्वायर रूट FC के। पुराने कोड के अकॉर्डिंग IS 456 1978 के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू होगी वो 55,700 स्क्वायर रूट FC के। कभी कभी ये वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि किस कोड से पूछा हुआ है, 1978 के पूछा है कि 2000 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये इसमें हम क्रीप को कंसिडर कर लेते हैं। क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर करते हुए हम लॉन्ग टाइम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। ये कुछ नहीं होता है, ये जो होता है कि हम इसमें जो स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस बटे जो इसमें स्ट्रेन लेते हैं, स्ट्रेन लॉन्ग टाइम वाला लेते हैं। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, इसमें जो इलास्टिक स्ट्रेन होगा वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस जो क्रीप का स्ट्रेन होगा, क्रीप की वजह से और जो इलास्टिक की वजह से हो रहा है, दोनों स्ट्रेन लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा इसकी वैल्यू से हमेशा कम आएगी, क्योंकि ये हम यहाँ पे स्ट्रेन अधिक हो जा रहा है। और जो ये क्रीप का जो क्रीप स्ट्रेन होता है, जो इसमें जो क्रीप स्ट्रेन होता है, क्रीप स्ट्रेन जो होता है, क्रीप स्ट्रेन होता है वो इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्ट इसको रहने देते हैं, तो नीचे लिखा उसे बता देते हैं, कट कर देना, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो EC बटे 1 प्लस थीटा हो गया। EC की वैल्यू हम ऊपर से रख लिए 5000 स्क्वायर रूट FC के, 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्रीप कोफिशिएंट है। क्रीप कोफिशिएंट क्या है, ये क्रीप स्ट्रेन बटे इलास्टिक स्ट्रेन है। तो यहाँ से अगर हम क्रीप स्ट्रेन फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, क्रीप स्ट्रेन हो जाएगा क्रीप कोफिशिएंट इंटू इलास्टिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे इसमें देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक स्ट्रेन तो है ही है, प्लस क्रीप स्ट्रेन क्या हो जाएगा, थीटा इंटू इलास्टिक स्ट्रेन। अब यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा और बाहर इलास्टिक स्ट्रेन। तो सिग्मा बटे इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, EC ही तो होती है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर लॉन्ग टाइम वाला निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, EC बटे 1 प्लस थीटा। अब जो क्रीप कोफिशिएंट है, इसकी कोड में वैल्यू दी IS 456 के अकॉर्डिंग, जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है कि हमने लोडिंग कब की है। जैसे कि अगर एज ऑफ लोडिंग 7 डेज है तो इसकी वैल्यू 2.2 है, अगर 28 डेज है तो 1.6, 1 ईयर है तो 1.1। क्वेश्चन यही से पूछेगा कि अगर कंक्रीट की लोडिंग 28 डेज है तो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में ये ऑप्शन में तीनों के अलावा एक चौथा भी रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि 28 डेज है तो 1.6 हमको टिक करना है। डिजाइन पर्पज से हम लोग सेकेंड मॉडुलस यूज करते हैं, इसको हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। तो साथियों अब हम लोग कंक्रीट के एक्सपोजर कंडीशन की बात कर लेते हैं। एक्सपोजर कंडीशन का मतलब ये है कि जब कंक्रीट हम जहाँ पे यूज किए हैं, जो कंक्रीट वहाँ पे पड़ी हुई है, किस इन्वायरमेंट में पड़ी हुई है। तो कोड के अकॉर्डिंग इसमें 5 एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो ये 5 तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन है। तो इसमें माइल्ड जो है, माइल्ड कब कहा जाएगा कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर। कहने का मतलब जैसे हमारे घरों में कोई कॉलम है, कॉलम चूंकि घर के अंदर है
तो रेन इस पे नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का जो कंक्रीट होगा, जो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन है, तो उस कंडीशन में जो कंक्रीट उसको माइल्ड कंडीशन कहेंगे। मॉडरेट कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सपोज टू रेन। अगर कंक्रीट एक्सपोज टू रेन है मतलब उस पर बारिश वगैरह पड़ रही है, लगातार वाटर में है, कंटिन्यूसली अंडर वाटर है, और नॉन एग्रेसिव सॉइल में है। कहने का मतलब है बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक इस तरह की बहुत केमिकल वाला सॉइल नहीं है, वहां पे कंक्रीट फाउंडेशन वगैरह पड़ी हुई है, तो वो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन कही जाएगी। सीवियर कंडीशन क्या है, इमर्ज्ड इन सी वाटर। कहने का मतलब जो कंक्रीट हमारी है अगर सी वाटर में इमर्ज्ड है, जैसे कोस्टल एरिया है वहां पे हमारी जो कंक्रीट है पड़ी हुई है, इसके लगातार उसमें सी वाटर में पड़ी हुई है, और कंक्रीट हमारी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब सूखा कंक्रीट हमारी सूख रही है, फिर उसमें वाटर आ रहा है, सूख रही है, वाटर आ रहा है, इस तरह का जो कंक्रीट होगा, जो कंडीशन होगा, वो सीवियर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन कही जाएगी। वेरी सीवियर में क्या आ जाएगा, वेरी सीवियर जो एक्सपोजर कंडीशन है उसमें सी वाटर, स्प्रे जोन और अग्रेसिव सॉइल आ जाएगा। कहने का मतलब है कि सॉइल जहाँ पे एसिडिक, बेसिक इस तरह के सॉइल हैं, वहां पे कंक्रीट फाउंडेशन है, तो वो जो एक्सपोजर कंडीशन होगी वो वेरी सीवियर होगी। एक्सट्रीम जो एक्सपोजर कंडीशन है वो टाइडल जोन है, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सी वाटर है, और सीवियर केमिकल अटैक यदि हुआ है, तो इस तरह का जो कंडीशन होगा उसको एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन कहेंगे। साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनमें जो मिनिमम नॉमिनल कवर होना चाहिए इस एक्सपोजर कंडीशन में वो कितना होना चाहिए। साथियों से विशेष ध्यान रखिएगा, इस टेबल में आपको नॉमिनल कवर और सीमेंट कंटेंट जो रेट से लिखा गया है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन मान के लिए को आएगा ही आएगा कि पूछ लेगा कि आरसीसी में कितना सीमेंट इस्तेमाल होना चाहिए। नॉमिनल कवर मान लीजिए माइल्ड कंडीशन है तो कितना इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये मिनिमम है, ध्यान रखना साथियों, ये जो कवर है ये मिनिमम कवर है। कहने का मतलब इससे कम पे हमको नहीं जाना है। अगर माइल्ड कंडीशन है तो नॉमिनल कवर हम लोग 20 mm से कम नहीं रखेंगे, मॉडरेट है तो 30 mm से कम नहीं रखेंगे, सीवियर है तो 40 mm से कम नहीं रखेंगे, अगर वेरी सीवियर है तो साथियों हम लोग 50 mm से कम नहीं रखेंगे। वेरी सीवियर कंडीशन में 50 mm लेंगे, एक्सट्रीम कंडीशन में 75 mm लेंगे। अब देख लेते हैं कंक्रीट अपग्रेड, मतलब कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर कंडीशन में, इन एक्सपोजर कंडीशन में पीसीसी और आरसीसी के लिए कितना मिनिमम ग्रेड कंक्रीट यूज होना चाहिए। उससे अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा है, लेकिन उससे कम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पीसीसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया माइल्ड के लिए। आरसीसी के लिए है कि माइल्ड कंडीशन में M20 से कम यूज नहीं कर सकते हैं। मॉडरेट में पीसीसी के लिए M15 और आरसीसी के लिए M25। ऐसे ही सीवियर के लिए, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में M20, M30 है, M20, M35 या, और एक्सट्रीम के लिए M25 और M40 है। साथियों, इसको आप लोग टेबल एक ही जगह, सारे कंडीशन को एक ही जगह दे दिया गया है, जिससे आपको कहीं और भटकना न पड़े, आपको कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट एक जगह ही मिल जाए। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो पीसीसी के लिए 0.6 है, आरसीसी जो है, आरसीसी के लिए जो माइल्ड कंडीशन में होगा वो 0.55 है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये वाटर सीमेंट जो रेशियो है ये मैक्सिमम है, इससे अधिक आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। मॉडरेट के लिए, एक्सपोजर कंडीशन के लिए 0.6 है, और आरसीसी के लिए 0.5। इसे सीवियर कंडीशन में 0.5 और 0.45 पीसीसी और आरसीसी के लिए रिस्पेक्टिवली। वेरी सीवियर के लिए 0.45 और ये आरसीसी के लिए भी 0.45। ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशन में दोनों के लिए 0.4, 0.4। हम लोग सीमेंट मिनिमम कितना सीमेंट कंटेंट हम लोग यूज करेंगे, मिनिमम है, ध्यान रखिएगा। ये जो कंटेंट की बात कर रही है कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कितना केजी मिनिमम सीमेंट हम यूज करेंगे। पीसीसी के लिए और आरसीसी के लिए दिया गया है। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो 220, और अगर आरसीसी है तो 300। ऐसे मॉडरेट कंडीशन में सीमेंट जो इस्तेमाल होगा पीसीसी के लिए 240, आरसीसी के लिए 300, सीवियर के लिए 250, 320 रिस्पेक्टिवली, और वेरी सीवियर के लिए 260 और 340 है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 280 और 360 है। तो साथियों, ये जो है मिनिमम 1 मीटर की कंक्रीट बनाने के लिए पीसीसी और आरसीसी के लिए कितना हम मिनिमम सीमेंट यूज करेंगे। इससे कम करेंगे तो इफेक्ट पड़ता है इसके ड्यूरेबिलिटी पे। इसके साथ साथ साथियों, हम जो अधिकतम क्रैक्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए जो कोड जो बताता है कि 450
जो कोड बताता है कि 450 केजी पर मीटर क्यूब, इससे अधिक सीमेंट आप नहीं यूज करिए, क्योंकि इससे इससे अधिक यूज करते हैं तो क्रैक्स जनरेट होने के चांसेस अधिक रहते हैं। साथियों, आगे के चैप्टर में बाकी चीजों को देखेंगे। इन्हीं के साथ इस आज के चैप्टर को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे इसके पीवाईक्यूज को लेकर आया जाएगा। उसके लिए आप इस बेसिक को बार बार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहिए, इसको मेमोराइज किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इस पीपीटी की पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग ध्यान दीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम है उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, और आप लोग इसी को कई बार मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि वो मल्टीपल सोर्सेस को पीछे भागते रहते हैं कि कभी इसको पढ़ेंगे कभी उसको पढ़ेंगे, तो क्या होता है कि भटकते रहते हैं इधर उधर। आप एक रिसोर्स को पकड़िए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर डालिए, मेमोराइज कर डालिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बार बार रिवीजन करने के बाद जब लास्ट में पहुंचेंगे एग्जाम के समय में, तो आप कम समय में, बहुत ही कम समय में आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ को रखिए, आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएफ को रखिए, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो पीडीएफ के बाद एक पेज रखे रहिए, उसी में उसी पीडीएफ में कुछ ऐड करते रहिए। आप कहीं से अलग फिर मत तैयार करिए, आप एक चीज रखिए जिससे कि आरसीसी के आपके जो पीडीएफ मिल जाए। इसके अलावा आरसीसी के पढ़ने के लिए फिर आपको कहीं बुक की या किसी हैंडबुक की या किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। उसी में चीजों को एडअप करते रहिए, जिससे कि आपका जो वही नोट्स हो वो इनरिच हो जाए, जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। कोशिश हमारी यही रहेगी कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से पहले हम आपका ये कोर्स कंप्लीट करा दें, और आप इन्हीं चीजों को बार बार पढ़ें, रिवाइज करें और क्वेश्चन बनाएं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बार बार रिवाइज करे रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी कि आपको वहां पे आसान होगा एग्जाम में, क्योंकि आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे कोडल प्रोविजंस होते हैं, जिसमें आपको मेमोराइज करना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर डेरिवेशन करना संभव नहीं होता है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है। इसमें मतलब है कि आप कितनी चीजों को आप मेमोराइज किए। हाँ, मेमोराइज आप करते समय उसको आप ट्रिक से मेमोराइज करिए, जिससे कि आप उसको आसानी से याद रख पाए लंबे समय तक। धन्यवाद साथियों।